skeletal muscle relaxants. Skeletal muscle relaxants are the drugs that relax the skeletal muscles, release spasm and pain caused by the musculoskeletal disorders. Work in various ways. ठीक है, वर्क ऑन मसल सेल्स पे वर्क करती हैं, न्यूरॉन्स में पे वर्क करती हैं और डिप्रेस करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ये 3 तरीक़ों से जो है वो वर्क करती हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स. स्केलेटल मसल जो हैं वो अटैच होते हैं स्केलेटन से और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी वॉलंटरी मूवमेंट्स. मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या होती हैं, दैट एनेबल्स दी मसल कॉन्ट्रैक्शंस बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स. इनपुट ऑफ सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट मोटर नर्व्स. ठीक है, इनपुट फ्रॉम दी सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट दी मोटर नर्व्स एंड दैट एक्टिवेट दी मसल्स. ठीक है, यहाँ से जो है वो हायर सेंटर या CNS में से जो है वो ऑर्डर आएगा विद दी एफरेंट जो है नर्व्स जो है वो आगे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आगे ऑर्डर जाएगा दैट कॉजेज द मूवमेंट और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द skeletal muscles. Abnormal firing of motor neurons. Motor neurons are responsible for the contraction or the movement of voluntary movement of the skeletal muscles. तो abnormal firing जो है motor neurons की that leads to muscle spasm, painful contractions, spasm और spasticity. Skeletal muscle relaxant जो होते हैं वो उन conditions को treat करते हैं जिनमें hyper excitable skeletal muscles होते हैं जैसे कि spasticity and spasm. There is a difference between the spasticity and spasm. In spasticity and spasm. Spasticity mean injury to the CNS, cord related, spinal cord related problems, injury to the brain, that is cerebrovascular accidents, that is cerebral palsy, brain को जो injury होगी. तो spasm जो होता है increased tension in skeletal muscles after musculoskeletal injuries and inflammation. मतलब कि कोई आर्थोपेडिक इंजरी हो गई तो. How skeletal muscle relaxants work? कैसे वर्क करते हैं, वर्क इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वर्क इन डिफरेंट वेज. इनहिबिट एफरेंट नर्व्स रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स. एफरेंट नर्व्स को इनहिबिट कर देंगे दैट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, उसके बाद इनहिबिट दी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं आगे मोटर न्यूरॉन्स नहीं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो वो इनहिबिट हो जाएंगे. या इनहिबिट दी एक्टिविटी ऑफ इंटर न्यूरॉन्स. उससे क्या होगा, इंटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी इनहिबिट से क्या होगा कि एफरेंट और इफरेंट नर्व्स जो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से वो क्या करेंगी, ट्रांसमिशन प्रिवेंट कर देंगी. ठीक है, प्रिवेंट कर देंगी ट्रांसमिशन. तो या जो है एसिटाइलकोलिन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी. ये जो इनहिबिट करती हैं ट्रांसमिशन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जो ब्लॉक करती हैं दैट आर नॉट दी मसल रिलैक्सेंट्स, दैट आर दी पैरालिटिक्स. ठीक है, क्योंकि ये एलिमिनेट कर देती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को. हालांकि जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं टिपिकली वो प्रिवेंट नहीं करते मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो सिर्फ जो है नॉर्मलाइज करते हैं मसल एक्साइटेबिलिटी को. ठीक है, टू डिक्रीज द पेन एंड इम्प्रूव द मोटर फंक्शंस. ठीक है, लेकिन ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स होते हैं दे आर यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट बट दे आर पैरालिटिक्स. वो क्या करते हैं, वो एलिमिनेट कर देते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन एट दी मायोन्यूरल सिनैप्स. ठीक है, तो ये जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं ये मसल पैरालिटिक्स हैं, ये प्राइमरीली यूज़ होते हैं जनरल एनेस्थीसिया. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो हैं वो एडजंक्ट इन सर्जरी यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ये जो है मोस्टली जो मस्कुलोस्केलेटल रिलैक्सेंट्स हैं या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं दे ओनली इम्प्रूव द मोटर फंक्शंस, दे नॉट डिक्रीज द मसल कॉन्ट्रैक्शंस, दे ओनली नॉर्मलाइज द मसल एक्साइटेबिलिटी. हाइपर एक्साइटेबल जो मसल्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करती हैं. ठीक है, उसके अलावा ये एसिटाइलकोलिन रिलीज को ब्लॉक करेंगे. उसके अलावा पुट इंटरफेयर विद द कैल्शियम रिलीज. सम मसल रिलैक्सेंट्स जो हैं वो कैल्शियम रिलीज के साथ इंटरफेयर करती हैं फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी. ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल अप्लाई ऑन दिस. उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ गैबा. गैबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, तो ये जो है ये क्या करती हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट जो है वो गैबा के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं ताकि जो है वो ट्रांसमिशन ना हो. या जो है कुछ जो है वो जनरल CNS डिप्रेशन कॉज करती हैं दैट अल्टीमेटली लीड्स टू सिडेशन. Number 1 drugs used to treat spasticity. The drugs are diazepam, baclofen and dantrolene sodium. Diazepam is a benzodiazepine drug. ठीक है, एंग्जोलिटिक और हिप्नोटिक ड्रग है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये गैबा रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करती है, सनर्जिस्टिकली एक्ट करती है, इंक्रीज करती है गैबा के इफेक्ट को. गैबा क्या है, गैबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, गैबा रिसेप्टर्स हैज यूनिट्स अल्फा, बीटा एंड गामा यूनिट्स. When GABA bind with the receptor, the chloride channels open and chloride influx increase inside the cell.
तो वो क्या होता है कि जब गैबा बाइंड करेगा तो क्या होगा कि क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे, दैट लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन, एंड हाइपरपोलराइजेशन लीड्स टू डिक्रीज न्यूरोट्रांसमिशन, दैट डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल। अब डायजेपैम क्या करता है, डायजेपैम डज नॉट bind on the GABA receptors, it bind between the alpha and gamma receptors and other side, that is the benzodiazepine receptors। ठीक है, वहाँ पे आके जो है वो डायजेपैम बाइंड करता है, तो देन इंक्रीज द गैबा इफेक्ट, गैबा का इफेक्ट इंक्रीज होगा, क्लोराइड चैनल्स ओपन होंगे, जितनी देर तक गैबा का इफेक्ट रहेगा उतनी देर तक क्लोराइड चैनल्स ओपन रहेंगे, दैट कॉजेज द इंक्रीज इन हाइपरपोलराइजेशन। उससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। सही है, तो ये गैबा के इफेक्ट को स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये गैबा के इफेक्ट को जो है वो इंक्रीज करेंगे। गैबा का क्या इफेक्ट है, दैट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इनहिबिट करता है न्यूरो ट्रांसमिशन को, दैट लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन, दैट कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद यूजेस क्या क्या हैं, ट्रीट स्पाज्म, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, कंट्रोल स्पाज्म विद टेटनस टॉक्सिन, उसके अलावा स्पाज्म ऑफ लैरिंग्स, उसके अलावा डिफरेंट स्पाज्म्स को जो है ट्रीट करने के लिए जो है वो डायजेपैम यूज़ किया जाता है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है, दैट इज लिपोफिलिक ड्रग, लिपोफिलिक इजीली जो है पेनिट्रेट कर जाएगी, प्लेसेंटल बैरियर भी क्रॉस कर लेती है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, और इसके डिस्ट्रीब्यूट होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल द बॉडी फ्लूइड्स और मेटाबोलाइज बाय लिवर, लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज कन्वर्ट इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, और एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है इसके इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सही है, ADRs क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिडेशन, सिडेशन इट कॉज सिडेशन डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, डिसकंटिन्यू द ड्रग, तो विड्रॉल सिम्टम्स में क्या, एजिटेशन है, टैकीकार्डिया है, मोर एडवर्स जो है वो सिम्टम्स हो जाती हैं। देन इज दी बैक्लोफिन, बैक्लोफिन जो है वो क्या है, गैबा का डेरिवेटिव है, एज लाइक गैबा, और ये भी क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे जो है वो ट्रांसमिशंस को इनहिबिट करती है। उसके बाद डेंट्रोलिन सोडियम है, दैट डिक्रीज दी और इम्पेयर दी कैल्शियम रिलीज फ्रॉम दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो है वो कैल्शियम रिलीज जो डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि मायोफिलामेंट्स क्रॉस ब्रिजिंग और सब्सिक्वेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इसकी रिलीज से क्या होगा, डेंट्रोलिन जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। जो है वो गैबा रिसेप्टर्स के साथ जो है वो बाइंड करती है, एज लाइक गैबा, और गैबा एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट करती है। एगोनिस्ट जो है वो इनहांस करते हैं रिस्पॉन्स को, एक्शन को, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट करती है। इनहिबिटरी इफेक्ट जो है इसका अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे होता है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इनहिबिशन जो है वो होती है वाया इनहिबिटिंग एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स से की इनहिबिशन से होती है, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो है अटैच होते हैं, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, और रिजल्ट से क्या होगा कि फायरिंग जो है न्यूरॉन्स की डिक्रीज हो जाएगी, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की फायरिंग डिक्रीज हो जाएगी, दैट कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। उसके बाद यूजेस क्या है, इसके ओरली एडमिनिस्टर करते हैं इसको, तो ये ओरली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट वेल होती है, डिक्रीज स्पास्टिसिटी एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स। ठीक है, और जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है कि वो जो है डिमालिनेशन हो जाती है नर्व्स पे, तो इस वजह से जो है वो उन जो लीजन्स जो हैं उनको उनकी स्पास्टिसिटी को डिक्रीज करती है। ट्रोमेटिक इंजरीज जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया। पैराप्लीजिया इज़ द पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, लेग्स, और क्वाड्रिप्लीजिया इज़ द पैरालिसिस ऑफ लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स। उसके बाद जो है ADRs क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में फटीग है, नोजिया, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, ड्राउजीनेस। ठीक है, और अगर जो है वो CVA के पेशेंट को देंगे या एल्डरली इंडिविजुअल्स को देंगे तो ये ड्रग जो है वो हेलुसिनेशंस और कन्फ्यूजन कॉज कर सकती है। ठीक है, दैट इज़ लाइक गैबा दैट इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसी तरह गैबा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर जो है वो मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, बैक्लोफिन भी। उसके बाद डेंट्रोलिन सोडियम है, डेंट्रोलिन सोडियम जो है ये क्या करती है, कैल्शियम रिलीज को इम्पेयर करती है। कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है कि वन जो एक्शन पोटेंशियल आता है, वन द नर्व इम्पल्सेस और न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद द रिसेप्टर्स, तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द T ट्यूब्यूल्स एंटर इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर इट रिलीज कैल्शियम। कैल्शियम जो है दैट कॉज द एक्टिवेट द एक्टिन मायोसिन, उनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब डेंट्रोलिन ने जो है वो कहाँ एक्ट करना है, एट दी कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है इनहिबिट करती है कैल्शियम चैनल्स को। उससे क्या होता है कि कैल्शियम रिलीज नहीं होती, जब कैल्शियम रिलीज नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी।
ये जो है ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डेंड्रोलिन क्या कर रही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर रही है, दैट डजंट रिलीज कैल्शियम, और जो कैल्शियम जो है वो ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट जो है वो स्लाइड नहीं कर रहे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, दैट इज कॉज दी मसल रिलैक्सेशन। क्या है, यूजिंग स्फेयर स्पास्टिसिटी या ट्रोमेटिक कॉर्ड्स लियंस, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है, सेरेब्रल पाल्सी है, सीवीएज है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स में है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर विद द मसल स्पाज, ठीक है। तो ये जो है ये जितने होल बॉडी मसल्स को जो है वो रिलैक्स करती है, डेंड्रोलिन सोडियम होल बॉडी मसल्स पे जो है वो एक्ट करती है, इसलिए जो है इफेक्टिव होती है इसका इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। डेंड्रोलिन जो है ये इनहिबिट करती है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द बॉडी, और इससे क्या होगा, देयर विल लिमिटिंग द राइज इन बॉडी टेम्परेचर, और जो जनरेटेड रिपीटेटिव स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो इंक्रीज नहीं होगा, और डेंड्रोलिन जो है वो मसल स्पाज्म जो स्केलेटल मस्कुलर स्केलेटल इंजरी से जो मसल स्पाज्म होता है उसके लिए यूज़ नहीं होती, ठीक है। ये क्या अगर कॉमन एडवर्स इफेक्ट में यही है कि ये मसल वीकनेस कॉज करती है, क्योंकि ये होल बॉडी जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करती है, उनके सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम या जो है उसको जो है वो इनहिबिट करती है, उनके कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करती है, जिससे जो है होल बॉडी जो है वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं होती मसल्स की, और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, और फैटल हेपेटाइटिस जो है इससे हो जाता है, और इसके अलावा जो है वो एक्सटेंडेड यूज़ से जो है डेंड्रोलिन सोडियम जो है ये इससे टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, सही है। और ड्राउजीनेस, वीकनेस, नोजिया वगैरह जो है वो दैट आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स। डोपामिन इनहिबिशन इन स्पाइनल कॉर्ड एज लाइक गैबा, ये ओवरऑल इनहिबिशन स्पाइनल कॉर्ड में जो है उसको इंक्रीज करती है, और उससे क्या होता है डिक्रीज करती है मोटर न्यूरॉन की एक्साइटेशन को, रिलैक्सेशन कॉज करती है। यूजेस क्या है, स्पास्टिसिटी स्पाइनल कॉर्ड लियंस में इंजरीज में यूज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज होती है। एडीआर्स क्या है, सीडेटिव, फटीग, डिजीनेस एंड एटेक्सिया। डिजानिडीन जो है ये क्या है, ये अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ये बाइंड करती है सिलेक्टिवली टू द अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ सीएनएस में और स्टिमुलेट करती है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वेरियस लोकेशंस में होते हैं, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में होते हैं। स्पाइनल ट्रांसमिशंस के इंटरन्यूरॉन जो हैं उनके साथ बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, और ये इनहिबिट करते हैं इंटरन्यूरोनल फायरिंग को, ठीक है। इंटरन्यूरोनल फायरिंग को जब इनहिबिट करेंगे, जब ये स्टिमुलेट होंगे, ये अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं सीएनएस में, अल्फा 2 रिसेप्टर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेट करती हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स को, उससे क्या होता है इनहिबिट करते हैं इंटरन्यूरोनल फायरिंग को, ठीक है। वो क्या करती है एक्साइटेबिलिटी, मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज करती है, दैट डिक्रीज द स्पास्टिसिटी। यूजेस क्या है, स्पास्टिसिटी ड्यू टू स्पाइनल लियंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीवीएस, क्रोनिक हेडेक और क्रोनिक पेन्स में यूज होती है, दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया। और एडीआर्स क्या है, सिडेशन, डिजीनेस एंड ड्राई माउथ। पॉलीसिनेप्टिक इनहिबिटर्स, पॉलीसिनेप्टिक इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करेंगे, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को डिक्रीज करेंगे, रिफ्लेक्स एक्टिविटी को। इनमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, कैरिसोप्रोडोल है, क्लोरफेनेसिन कार्बामेट है, साइक्लोबेंजाप्रीन है, मेटॉक्सोलोन है, मेथोकार्बामोल है और ऑर्फेनाडिन सिट्रेट है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी को स्पाइनल कॉर्ड में डिक्रीज करती हैं। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, और इसमें जो है ना सेवरल इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो लिंक करते हैं विद द एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स को, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरन्यूरॉन जो होते हैं, लिंक करते हैं एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स को, ये इनको इनहिबिट करती हैं, ठीक है। इनकी इनहिबिशन से क्या होगा कि पॉलीसिनेप्टिक पाथवे जो है उनकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। दैट इनहिबिशन इन द एक्टिविटी कॉज द इनहिबिशन इन द अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा कि रिलैक्सेशन हो जाएगी मसल्स की। इसके अलावा इनमें जो है वो सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट भी होता है, ये इनहिबिट करती है न्यूरॉन्स को पॉलीसिनेप्टिक पाथवे में, तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो सीएनएस को भी डिप्रेस करती हैं, डिक्रीज करती हैं सीएनएस एक्साइटेबिलिटी को, और जनरलाइज सेडेशन कॉज करती हैं। यूजेस क्या हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म में, पेनफुल मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज में जो है यूज़ होती हैं, और ये कम्बिनेशन में देते हैं विद एनेसिड्स। एडीआर्स क्या है, सिडेटिव, ड्राउजीनेस, वर्टाइगो और लाइट हेडेडनेस, एटेक्सिया, और ऑन प्रोलॉन्ग यूज जो है टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करती हैं। Muscular junction blockers are also called paralytics or muscle relaxants. These block the cholinergic transmission between the motor nerves and nicotinic receptors of the skeletal muscles. ठीक है, cholinergic transmission में जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से यूज होते हैं, दैट आर दी एसिटाइलकोलिन्स,
ठीक है। एसिटाइलकोलिन न्यूरो ट्रांसमिशन करते हैं दैट आर रिलीज इन दी सिनेप्टिक लेफ्ट एंड बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड शो द रिएक्शन पोटेंशियल। तो ये इनका एक्शन जो है वो सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन होता है। दे एक्ट एज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इफ दे आर एगोनिस्ट दे एक्ट एज डीपोलराइजिंग एजेंट्स एंड इफ दे आर एंटागोनिस्ट दे एक्ट एज नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर। अब जो है वो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स में कौन कौन से ब्लॉकर्स आते हैं? दैट आर कम्पिटेटिव ब्लॉकर्स, दैट आर लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में डी-ट्यूबोक्रेरिन, पेंक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, गैलामीन और ट्राइएथाइड आता है। उसके बाद इंटरमीडिएट्स में क्या है? एट्राक्यूरियम, वेंक्यूरोनियम और रोक्यूरोनियम। शॉर्ट एक्टिंग में सिर्फ मेवाक्यूरियम है। उसके बाद जो है डीपोलराइजिंग एजेंट्स में 2 ड्रग्स हैं सिर्फ, सक्सिनाइलकोलिन और डेक्सामेथानियम। दैट एक्ट एज द एंटागोनिस्ट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है, विद द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और ये जो है ये एक्ट एज एगोनिस्ट एक्ट करते हैं ऑन दी इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स में नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, दैट आर कम्पिटेटिव ब्लॉकर्स। ये जो है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है ना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करते हैं एनेस्थीसिया की सेफ्टी को, क्योंकि इनके साथ साथ लेस एनेस्थेटिक रिक्वायर होता है, एनेस्थीसिया रिक्वायर होता है, क्विकली रिकवर कर जाता है पेशेंट और कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है सर्जरी के बाद। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है ना वो इनएडुकेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कम्पीट करते हैं विद द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन एंड इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट बाइंड विद द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये कम्पीट करते हैं एसिटाइलकोलिन को इसके निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी-ट्यूबोक्रेरिन इज द नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटेटिव ब्लॉकर। ये क्या करती है यहाँ पे कम्पीट करेगी दैट बाइंड इन प्लेस ऑफ एसिटाइलकोलिन। जब ये एसिटाइलकोलिन जब बाइंड होता है तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ओपन हो जाता है, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो सोडियम इनसाइड इनफ्लक्स होगा और पोटेशियम आउटसाइड जाएगा। लेकिन जब जो है एसिटाइलकोलिन की जगह जो है ये डी-ट्यूबोक्रेरिन जो है ये बाइंड हो जाता है, दैट इज़ दी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है, टर्शियम अमोनियम कंपाउंड है। ये जब बाइंड होता है तो ये क्या करता है सोडियम चैनल्स की ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो सोडियम चैनल ओपन होंगे और पोटेशियम आउट होगा। लेकिन अगर जो है वो कोई नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट जो है ब्लॉकर बाइंड हो गया है, मसलन डी-ट्यूबोक्रेरिन बाइंड हो गया, तो क्या होगा सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, दैट कॉजेज द सोडियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम आउटफ्लक्स, और दैट कॉजेज डीपोलराइजेशन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। बट इफ़ एसिटाइलकोलिन इज़ इनहिबिटेड, अगर एसिटाइलकोलिन इनहिबिट हो जाएगा, इसकी जगह जो है वो डी-ट्यूबोक्रेरिन जो है वो बाइंड हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो है वो सोडियम इनफ्लक्स और पोटेशियम आउटफ्लक्स नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसके बाद जो है वो एक्शन क्या है, ये सारे जो मसल्स हैं इक्वली सेंसिटाइज नहीं होते, ठीक है, सेंसिटिव नहीं होते। सबसे पहले फेस के होते हैं, फिर आई के, फिर फिंगर के, फिर लिम्स के, फिर नेक के, फिर डायफ्राम के, बट दे आर रिवर्स इन दी रिवर्स मैनर, ठीक है, कि पहले डायफ्राम फिर नेक फिर लिम्स के जो है रिकवर करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एडमिनिस्टर्ड आईवी हम एडमिनिस्टर करते हैं, बल्कि स्ट्रक्चर होता है इसलिए गट से एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ये टर्शियम अमोनियम कंपाउंड है, सही है। एट्राक्यूरियम जो ड्रग है वो हिस्टामिन रिलीज़ करती है एंड शो द हिस्टामिन लाइक एक्शंस, मास्ट सेल्स हिस्टामिन को रिलीज़ करेगी, ठीक है, हाइपोटेंशन कॉज करेगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगी। वेंक्यूरोनियम जो है दैट इज़ ए डीएसिटाइलेटेड इन लिवर, बाकी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होते और एज सच एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बट वेंक्यूरोनियम जो है डीएसिटाइलेटेड होता है लिवर में, दैट लीड्स टू हेपेटोटॉक्सिटी, और इनकी क्लियरेंस जो है वो बाइल के थ्रू होती है। ADRs इतने कोई खास नहीं है, मिनिमल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इनका इंटरेक्शन होता है कोलिन एस्ट्रेजेस के साथ, कोलिन एस्ट्रेजेस इनहिबिटर्स के साथ। कोलिन एस्ट्रेजेस क्या हैं? कोलिन एस्ट्रेजेस आर दी एंजाइम्स दैट इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन, दैट डिग्रेड द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, कोलिन एस्ट्रेजेस इनहिबिटर्स को कोलिन एस्ट्रेजेस को इनहिबिट नहीं करते, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ रहती है, जिससे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है वो हो सकता है, डीपोलराइजेशन हो सकती है। हेलोजेनेटिक हाइड्रोकार्बन एनेस्थेटिक्स के साथ जो है ये इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि डिसल्फिरान है, डिसल्फिरान के साथ ये जो है इन्हांस कर देते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को। अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन के साथ वो इनहिबिट करती हैं एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को, और जो है वो कोलिनर्जिक नर्व से
और compete करती हैं विद द कैल्शियम आयन चैनल्स के साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा कैल्शियम आयन इधर ज़्यादा होंगे उतने एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ ज़्यादा होगी। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ इंटरेक्ट करती हैं कि जितना ज़्यादा कैल्शियम ज़्यादा होंगे उतनी ही एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ ज़्यादा होगी। बट अगर कैल्शियम चैनल्स जो है ब्लॉक हो जाएंगे, कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा, तो एसिटाइलकोलिन भी जो है वो रिलीज़ नहीं होगा, और जो है ये इनका एक्शन जो है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का एक्शन जो है वो इनहांस हो जाएगा। डीपोलराइजिंग एजेंट्स जो हैं वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सक्सिनाइलकोलिन एज लाइक एसिटाइलकोलिन, ठीक है। सक्सिनाइलकोलिन बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह का होता है, बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड ओपन द सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। सोडियम पोटेशियम चैनल्स भी ओपन होंगे और जो है वो डीपोलराइजेशन भी होगी, ठीक है। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन होगी क्योंकि सक्सिनाइलकोलिन आर नॉट डिग्रेडेड बाय द एसिटाइलकोलिन एस्टरेजिस। एसिटाइलकोलिन तो बाइंड होता है और कोलिन एस्टरेजिस से जो है वो डिग्रेड हो जाता है, बट सक्सिनाइलकोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर्स इन प्लेस ऑफ एसिटाइलकोलिन, ओपन द सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम आउटफ्लक्स, और उससे क्या होगा, कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन होगी। दैट इज द फेज 1। फेज 2 में क्या होगा, कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन जो है वो इनहिबिट कर देगी फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, ठीक है। फर्दर ट्रांसमिशन इम्पल्सिस की नहीं होगी, ग्रेजुअल रिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, सोडियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और रेजिस्टेंस टू डीपोलराइजेशन होगी। मतलब कि जो है वो परसिस्टेंट या कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन से क्या होगा कि रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। व्हेन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज दे ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम चैनल्स। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन दैट लीड्स टू द receptor desensitization that block the sodium potassium channel that leads to repolarization and the relaxation of muscles। इसमें एक्शन जो है वो क्या है, शॉर्ट एक्शन ड्यू टू द प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्ट्रेजिस। सूडोकोलिनेस्ट्रेजिस जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं सक्सिनाइलकोलिन को, ठीक है। ब्रीफ मसल ट्विचिंग होती है दैट लीड्स टू मसल सोरनेस। उसके बाद यूजेस क्या है, रैपिड ऑनसेट यूजफुल इन द रैपिड एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। रैपिडली जो है रैपिड एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए देते हैं या इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक ट्रीटमेंट में देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एडमिनिस्टर्ड आईवी नॉट ओरली, ठीक है। रैपिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है इनका एस्ट्रेजिस से, तो जो है वो कंटिन्यूस इन्फियन में देते हैं फॉर दी लॉन्गर एक्शन। एडीआर्स क्या है, एपनिया। एपनिया में क्या होता है कि डायफ्राम पैरालाइज होता है, ठीक है। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन से डायफ्राम पैरालाइज होता है, तो ड्यू टू दी लॉन्ग पैरालिसिस, ठीक है, डायफ्राम में, तो दैट लीड्स टू एपनिया। और उसके साथ साथ जो है वो पोटेशियम जो है वो लॉस ज़्यादा होगा ड्यू टू दी ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल। हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट दैट लीड्स टू आल्सो लीड्स टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, क्योंकि मसल ट्विचिंग होगी तो मसल सोरनेस होगी, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद हाइपरकैलीमिया है। हाइपरकैलीमिया क्या होगा कि जो है वो पोटेशियम लॉस होगा, ठीक है। पोटेशियम लॉस होगा, दैट इंक्रीज इन पोटेशियम लॉस दैट इज इनहिबिटेड इन दी बर्न पेशेंट्स, ठीक है। बर्न पेशेंट या जो डैमेज टिश्यू हैं उनमें पोटेशियम लॉस जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, एपनिया, हाइपरथर्मिया एंड हाइपरकैलीमिया।